हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 7, जो समग्र मांग, समग्र पूर्ति और संबंधित अवधारणाओं से संबंधित है। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने समझा था कि समग्र मांग क्या होती है, समग्र मांग की डेफिनेशन क्या होती है और समग्र मांग का जो कर्व है यानी कि उसका वक्र कैसे बनाया जाता है और समग्र मांग अनुसूची कैसे बनाई जाती है। होपफुली वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो समग्र मांग के घटक होते हैं। वैसे तो हमने इससे पिछले वाली वीडियोस में जो थी समग्र मांग के घटक को थोड़ा बहुत देख लिया था, लेकिन आज इसकी डिटेल्ड वीडियो हम देखने वाले हैं जिसमें समग्र मांग के जो भी घटक होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समग्र मांग के जो घटक है उनको दो पार्ट में बांटा गया है। एक है बंद अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक, दूसरा खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक। अब इसके बाद में जो बंद अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक को देखेंगे। अब जो बंद अर्थव्यवस्था होती है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्लोज्ड होती है। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाहरी यानी कि जो विदेशी क्षेत्र होता है, जो फॉरेन से हमारा लेना देना होता है, जैसे कि सामान हमारे देश से फॉरेन में जाता है या फॉरेन कंट्री से हमारे देश में सामान आता है, तो ये लेना देना इस वाली अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, इसलिए इसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके अलावा खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है उस अर्थव्यवस्था को जिसमें निर्यात और आयात, यानी निर्यात का मतलब होता है बाहर के देश में सामान बेचना और आयात का मतलब होता है बाहर के देश से सामान अपने देश में मंगाना, उसको खरीदना। तो खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के जब हम घटक पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें खुली अर्थव्यवस्था का मतलब पता होना चाहिए। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाहर से निर्यात और आयात किया जा सकता है। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होगा जिसमें निर्यात और आयात नहीं किया जा सकता। इसके जो दो घटक है, सबसे पहला दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था और ये सेकंड पार्ट है इसका तीन क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था। दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? इस अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था नाम से पता चल रहा है इसमें दो क्षेत्र होते हैं। दो कौन कौन से क्षेत्र होंगे? इसमें परिवार क्षेत्र और एक उत्पादक क्षेत्र। परिवार क्षेत्र कौन सा होता है? जैसे कि हम लोग हैं जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, यानी कि जो भी सामान बना है सब हम उनका उपभोग करते हैं, हम सामान को बनाते नहीं है। नेक्स्ट पे आया था उत्पादक क्षेत्र। ये वो लोग होते हैं जो फर्म्स वगैरह होती है जो सामान का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि ये लोग सामान को बनाते हैं। अब जो परिवार क्षेत्र है वो उपभोग करेगा सामान का, उत्पादक क्षेत्र है वो उत्पादन करेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है? परिवार क्षेत्र जब उपभोग करता है तो उपभोग पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसको हम उपभोग व्यय कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। परिवार क्षेत्र उपभोग व्यय करते हैं, यानी कि वो उपभोग करेंगे और उपभोग पर जो पैसा खर्च होता है उसको हम व्यय बोलते हैं। तो उपभोग पे जो पैसा खर्च होगा वो उपभोग व्यय होगा। और उत्पादक क्षेत्र जो अपने सामान को बढ़ाने के लिए, जैसा हमें पता है कि एक प्रोड्यूसर है उसके पास में 10 मशीनें, अब उसको अपना काम बढ़ाना है तो वो क्या करेगा? 10 मशीन है तो वो 2 मशीन और खरीद लेगा, फिर उसके बाद में सोचेगा 12 मशीन हो गई है तो 3 मशीन और खरीद लेगा। तो ऐसे करते करते वो मशीनों के ऊपर खर्चा करेगा। तो जो उसका खर्चा होता है वो अपने काम को बढ़ाने के लिए होता है, तो उसको हम निवेश व्यय कहेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। परिवार उपभोग व्यय करते हैं और उत्पादक क्षेत्र निवेश व्यय करते हैं। इनका जो खर्चा होता है वो भोग के लिए नहीं होता बल्कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए होता है। उपभोग व्यय को सी से डिनोट किया जाता है, जैसा कि हमें पहले से पता है, और निवेश व्यय को आई से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर हमें एक बात पता लग गई है कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्र होगा और उत्पादक क्षेत्र होगा। परिवार क्षेत्र जो खर्चा करेगा उसको उपभोग व्यय कहेंगे और जो उत्पादक क्षेत्र खर्चा करेगा उसको निवेश व्यय कहेंगे। तो यहाँ पर हम ये बात लिख सकते हैं कि समग्र मांग में दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो घटक होते हैं, यानी कि दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में अगर आपसे पूछा जाए कि समग्र मांग के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। कौन कौन से? उपभोग व्यय और निवेश व्यय। सी प्लस आई ये इसका फॉर्मूला है। शॉर्ट टर्म में आप इसको याद रख सकते हो। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, दो क्षेत्र होते हैं, सी प्लस आई। अब क्षेत्र के बारे में पूछे तो ये क्षेत्र होते हैं और क्या होता है इसके अंदर? कंजप्शन होता है और इन्वेस्टमेंट होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में इसका तीन क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था। अब तीन क्षेत्रीय का मतलब क्या है? इसमें तीन क्षेत्र होंगे। अब तीन क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तो इसमें तीसरा क्षेत्र आ जाता है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र का मतलब होता है जो गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ ना कुछ खर्चा करती है।
अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, जैसे पुलिस वालों के लिए जो ड्रेस होती है, सुरक्षा बलों के लिए जो ड्रेस होती है, उस पर जो पैसा खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा, उसको उपभोग व्यय के अंतर्गत लाएंगे, क्योंकि उनका वो यूज कर रहे हैं खुद के लिए। अगर सरकार निवेश करती है, जैसे मान लो हॉस्पिटल बनवा रही है गवर्नमेंट, स्कूल्स बनवा रही है, पुल बनवा रही है, ब्रिज बनवा रही है, तो अगर इनके ऊपर खर्चा किया जाएगा सरकार के द्वारा, तब उसको हम निवेश व्यय बोलेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सरकारी क्षेत्र के अंदर दोनों खर्चे किए जाते हैं, उपभोग व्यय भी किया जाएगा, निवेश व्यय भी किया जाएगा। तो निवेश व्यय कब होगा? जब पुल वगैरह बनवाएगी सरकार। उपभोग व्यय होगा जब सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए कपड़े वपड़े बनवाए जाते हैं, ड्रेस उनकी बनवाई जाती है। तो यहाँ पर समग्र मांग के 3 घटक शामिल होंगे। अब इसमें 3 क्षेत्र तो आपको पता ही है, 2 क्षेत्र परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, और तीसरा होगा सरकारी क्षेत्र। तो हम इसमें डायरेक्ट लिख देंगे कि एडी के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? एक तो कंजम्पशन हो गया, एक इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया। कंजम्पशन को हम बोलते हैं उपभोग व्यय, इसको बोलेंगे निवेश व्यय, इसको बोलेंगे सरकारी क्षेत्र द्वारा किया गया कुल व्यय। कुल व्यय का मतलब होता है टोटल खर्चा। जैसे मैंने आपको भी बताया कि कुल व्यय में उपभोग व्यय भी आएगा कि जो सरकार उपभोग के ऊपर खर्चा करती है, और निवेश व्यय भी आएगा कि जो सरकार निवेश के ऊपर खर्चा करती है, पुल बनवाने में, स्कूल बनवाने में, हॉस्पिटल बनवाने में, तो वो आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एडी के 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में 3 घटक होते हैं। एक होते हैं सी प्लस आई प्लस जी। यहाँ पर हमारा 3 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाता है। तो बंद अर्थव्यवस्था में 2 पार्ट पढ़े हमने, 2 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था, 3 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था। अब बच जाता है हमारा इसका सेकंड पार्ट, जो है खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक। यानी कि खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग के कौन कौन से घटक होते हैं, उसको हम देखते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के जो घटक है, इस अर्थव्यवस्था में भी खुली हुई है, तो यानी कि इसमें विदेशी क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा। 3 क्षेत्र इसमें हमने पहले पढ़ लिए, परिवार क्षेत्र पढ़ लिया है, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा उत्पादक क्षेत्र, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा सरकारी क्षेत्र, और चौथे नंबर पे आ जाता है विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र में मैंने आपको पहले ही बताया कि जब विदेशों से लेन देन किया जाता है, यानी कि जब सामान का निर्यात किया जाता है, यानी कि सामान बेचा जाता है, या सामान का आयात किया जाता है विदेशों से, यानी कि जब सामान को खरीदा जाता है विदेशों से, तो इस अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र हो। अब इसमें समग्र मांग के 4 घटक हो जाएंगे। जब 4 क्षेत्र है तो 4 घटक होंगे। 4 घटकों में से हमें पता है सी तो हो गई कंजप्शन, यानी कि उपभोग होगा, निवेश होगा, सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय होगा। अब लास्ट में एक शुद्ध निर्यात और हो जाएगा। अब शुद्ध निर्यात को हम और समझ लेते हैं कि शुद्ध निर्यात होगा क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके लिए एक्स और एम का यूज क्यों किया गया है। देखो, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना, हिंदी में हम इसको बोलते हैं निर्यात करना। अब निर्यात का मतलब होता है जब हम अपने देश से सामान विदेशों में बेचते हैं, तो उसको हम निर्यात कहते हैं। एम का मतलब होता है बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करना, यानी कि बाहर से कोई सामान खरीदना, हिंदी में इसको बोला जाता है आयात करना। तो अगर हम बाहर के देश में सामान बेचेंगे तो उसको हम बोलेंगे निर्यात करना, अगर हम बाहर से सामान खरीदेंगे तो उसको हम बोलेंगे आयात करना। लेकिन मांग का मतलब क्या होता है कि जब कोई दूसरा हमारे सामान को मांगे, तो हमारे लिए निर्यात काम की चीज है, क्योंकि निर्यात से ही तो हमारी एडी बढ़ेगी। यानी कि अगर जैसे सपोज करो विदेशों में हमारे जो यहाँ का कच्चा माल है, उसकी अगर ज्यादा मांग की जाएगी, तो हमारे यहाँ की समग्र मांग बढ़ जाएगी। तो शुद्ध निर्यात का मतलब होता है जितना हमने निर्यात किया, जितना हमने बाहर के देशों में सामान बेचा, उसमें से जब हम जितना हमने आयात किया, यानी कि बाहर के देशों से जितना सामान खरीदा है, उसको माइनस करेंगे तो शुद्ध निर्यात आ जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे हमने बाहर के देश में 10 सामान भेज दिए और वहां से 8 सामान हमने मंगा लिए, तो 2 सामान तो ऐसे जो हमने अपने देश से उनको दिए, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध निर्यात हो जाएगा। तो वो हमारी एडी है, यानी कि वो हमारा समग्र मांग हो जाएगा। तो एडी के 4 कंपोनेंट्स में सी आ जाएगा, यानी कि उपभोग, फिर निवेश आ जाएगा, सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय, उसके बाद शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का भी आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है कॉन्सेप्ट। तो इसमें खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र को शामिल किया जाता है, इसलिए 3 क्षेत्र से बढ़कर 4 क्षेत्र हो जाता है। तो ये थी हमारी वीडियो, जिसमें हमने समझा कि एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक कितने होते हैं, बंद अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटक कितने होते हैं, और बंद अर्थव्यवस्था को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और एक 3 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।